हम लोगों ने बताया कि चाइना से जापान में गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जापान से अब कहां पर पहुंच गई, यूरोप में पहुंच रही है। देखो पूरा सीन क्या था, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया, चाइना, जापान, जापान के साथ कोरिया रीजन, चाइना कोरिया रीजन भी देख लेता हूं मैं यहाँ पर, है ना, ये कोरिया रीजन पड़ा। और कोरिया के बाद अब ये पूरा जो ये फैलता फैलता कहाँ तक जा रहा है, अब यूरोप के अंदर आ रहा है, और यूरोप से फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैलता गया। ठीक है, ये रूट याद रखना, इसलिए हम 2-3 बार इसको पढ़ रहे ताकि तुम देखते देखते वीडियो देखते देखते तुमको याद हो जाए। ठीक है, अब प्रिंट कम्स टू द यूरोप। अब ये जैसे चाइना के से जापान में गया, वैसे ही कुछ टेक्निक से क्या हुआ होगा, ये जापान से यूरोप में फैला होगा, राइट। तो अब क्या हुआ, किस तरीके से ये यूरोप में गया, अब जरा समझो कि यूरोप में कैसे गया। पहली चीज समझना कि बहुत इनिशियली सिल्क रूट के बारे में आप सब लोगों को पता है। ठीक है, हमारा इंडिया भी पार्ट होता था सिल्क रूट का, तो सिल्क रूट से क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, और ये सिल्क रूट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा जब ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सिल्क रूट से सिल्क ट्रेवल होता था। तो इस बेसिकली लैंड रूट का नाम क्या रख दिया, सिल्क रूट रख दिया। और ये सिल्क रूट से देखो पूरा प्रॉपर जो है ये क्या हुआ है, हम लोग चाइना से कनेक्टेड है, चाइना भी पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड है, राइट। तो ये उन्होंने बताया कि अब ये जो रूट है, इस रूट से क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी। अब जब ट्रेड होगी तो लोग आएंगे तो उनके आइडियाज आएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता था, जो चाइना के अंदर चीजें जाती थी, तो अब लोग भी क्या कर रहे हैं, चाइना से दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं। ठीक है, इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप। ठीक है, बाय द सेम रूट मतलब ये जो सिल्क रूट था, इसी रूट के थ्रू 11th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ है, चाइनीज पेपर अब कहां पहुंच गया है, यूरोप में पहुंच गया है। ठीक है, यूरोप के अंदर कैसे हुआ, अब इन्होंने बताया समझना कि पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय द स्क्राइब्स। अब क्या हुआ देखना समझना कि जो पेपर पॉसिबली पहुंच रहा है, यहाँ पर पहले क्या होता था, ये जो पेपर प्रोडक्शन के पहले क्या होता था, वहाँ पर प्रॉपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स मैंने बता रखा है। अब ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या होता था, इंटेलिजेंट स्क्राइब्स को हायर किया जाता था। ठीक है, इंटेलिजेंट स्क्राइब्स क्या करते थे, जो भी बोल रहा है राजा, ठीक है, या जो भी व्यक्ति बोल रहा है या इनके खुद के मन के थॉट्स है, इसको क्या करते थे, ये लोग हैंड रिटन करते थे, लिखते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, इसको केयरफुली स्क्राइब्स के द्वारा लिखाया जाता था। लेकिन अभी तक यहां पर क्या नहीं पहुंचा है, अभी तक तुम समझना, यहां पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है ये, यहां पर अभी भी क्या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हाथ से ही लिखा जा रहा है। लेकिन अब क्या बोला है कि 11th सेंचुरी के अंदर क्या पहुंच रहा है, वहां पर चाइनीज पेपर पहुंचा, तो वहां पर हैंड क्राफ्टिंग होने लग गई। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या पड़ता जा रहा है, यहां पर भी अब कल्चर आ गया काय का, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। देखो क्या बताया, देन इन 1295 मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर है जिन्होंने एक्सप्लोर किया पूरा। तो इन्होंने क्या करा, ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, इन्होंने क्या करा कि चाइना के अंदर से बहुत समय तक चाइना जापान को इन्होंने एक्सप्लोर करा। अब जापान से कहां पहुंच गए, अपनी कंट्री इटली पहुंच गए। आफ्टर दी पूरा एक्सप्लोर करा, जब चाइना एक्सप्लोर कर रहे हैं, जापान एक्सप्लोर करते हैं, ये एक्सप्लोर करके अब कहां पहुंच गए, ये अपनी इटली में पहुंच गए। ठीक है, ये रहे हमारे मार्को पोलो। अब जब ये इटली पहुंचे होंगे तो जैसे बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से जापान लेकर गए, तो अभी चाइनीज और जापानीज रीजन से कहां लेकर जाएंगे, अपनी कंट्री इटली के अंदर। तो अब इन्होंने भी वो टेक्निक को अपने साथ लेकर क्या गए, इटली लेकर चले गए। याद रखना, सबसे पहला जब चाइना से जापान जा रहा है तो बुद्धिस्ट मिशनरीज लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब जब यहां से इटली जा रहा है तो वहां से मार्को पोलो लेकर जा रहे हैं, जो क्या है, एक एक्सप्लोरर है। और उनके साथ तो प्रॉपर जो चीज उन्होंने देखी, जो चीज सीखी, वो पूरा नॉलेज अपने साथ लेकर कहां गए, अपनी कंट्री के अंदर गए। अब जो मार्को पोलो ने जब वहां से चीज सीखी, तब इन्होंने क्या करा, उस पूरी टेक्नोलॉजी को पूरे यूरोप के अंदर फैलाने की कोशिश करी, क्योंकि ये वहां से कुछ नई चीज सीख के रहे थे। ठीक है, तो नाउ इटालियंस बिगिन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक्स। तो अब जो इटालियंस थे, क्योंकि जब इन्होंने सीख लिया, तब इटालियंस क्या करते थे, इस टेक्निक से सीखा और उसको जो स्प्रेड करने लगे, वो बुक्स को प्रमोट करने लगे पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, अब बात समझना कि जब यूरोप के अंदर ये टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने ऑलरेडी उसके बेनिफिट्स देख लिए कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी तो उसके क्या बेनिफिट्स रहे। अब बात समझना कि अभी क्या हो गया, पॉपुलेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, 2 पार्ट में कैसी, एक वो पॉपुलेशन जो अभी भी जो हैंड रिटन चीजें हैं उसको प्रेफर कर रही है, और एक पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रिंटेड बुक्स है इसके ऊपर शिफ्ट हो गई है। अभी ऐसी कौन सी पॉपुलेशन होगी जो हैंड रिटन पे रहेगी, तो देखो मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि जो हैंड रिटन है, इट इज व्हाट, इट इज कॉस्टली, ठीक है, एक्सपेंसिव थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये क्या थी,
टाइम कंज्यूमिंग भी थी, है ना, ये चीज याद रखना, भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट चीज कॉमन अभी देखो, ना तो मैंने तुमको देखा इधर क्या लिखा है, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, जो जनरल चीजें हैं, ठीक है। हमको चीजों को अगर हम लोग इतना हाइप करके पढ़ेंगे ना तो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम जनरल चीजें समझ रहे हैं कि यार हैंड रिटन होगी तो ऑब्वियसली ये चीजें होने वाली है, ठीक है। और जो प्रिंटेड बुक्स होगी ये ऑब्वियसली बात है, ये क्या होगी, जब जल्दी जल्दी छप रही है तो ना तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है, ना टाइम टेकिंग, तो ये स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या होगी, ना ही ज़्यादा कॉस्टली होगी, तो ये चीप होगी। अब देखो, जो चीज चीप होती है क्या उसको एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं। जो रिच फैमिलीज होती हैं वो उसको प्रेफर करेंगे क्या? तो ये क्या करते थे, ये प्रिंटेड बुक्स को प्रेफर नहीं करते थे। कौन? जो रिच एरिस्टोक्रेट्स है, जो रिच सेगमेंट से बिलोंग करते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये जो रिच मोनास्टिक सर्कल में थे, ये लोग क्या करते थे, हैंड रिटन बुक्स को ही प्रेफर करते थे, बिकॉज ये क्लास को रिप्रेजेंट करती थी। क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया भैया, हम लोगों ने तो कॉस्टली चीजें यूज करी, तो इन लोगों को क्या लगता था कि यार भाई ये तो चीप चीजें, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। वाइल ये जो चीप बुक्स थी ये कौन यूज करते थे? ऑब्वियस सी बात है, जो एरिस्टोक्रेट्स को नहीं बिलोंग करते होंगे, जितने रिच क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे, इनकी तो एरिस्टोक्रेट्स की लाइब्रेरीज के अंदर कौन सी बुक्स आपको देखने को मिलेगी, जो हैंड रिटन बुक्स होंगी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग सिंपली जो चीप बुक्स होगी, जैसे मान लो कि ट्रेडर है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडर भी रिकॉर्ड करने लगे। तो ट्रेडर क्या कर रहा है, अब ट्रेडर को तो सिर्फ उसके जो डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो उसकी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए, तो उसको थोड़ी इतना जो महंगी चीजों की जरूरत होगी। तो वो क्या करता था, ट्रेडर इन चीज़ों की मदद ले लेता था। या जो स्टूडेंट्स होते थे, जनरली स्टूडेंट्स ये बहुत प्रेफर करते थे, तो जो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी लेना देना है कि भाई वो हैंड रिटन पढ़े क्या, उनको तो क्या चीज़ चाहिए कि भाई हमें सस्ती मिल जाए, क्योंकि दे ओनली वांट टू रीड, राइट। तो स्टूडेंट्स जो थे तो वो जनरली क्या करते थे, ये जो बुक थी, जो प्रिंटेड बुक्स थी, उसको प्रेफर करते थे। देखो अभी तुम लोग तुम्हारे सामने देखो ये कितनी, ये हैंड रिटन बुक्स हैं, ठीक है, तो हैंड रिटन कितने सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट में लिखी है, प्रॉपर लगता है कि एकदम ये हाई क्लास होगी, ये सोसाइटी के लिए, इसीलिए ये एक ऐसा दर्जा क्रिएट करती थी, एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करती थी कि ये सिर्फ ऊंचे दर्जे वाले या हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग ही क्या करते थे, इन बुक्स को प्रेफर करते थे। गेटिंग मी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोगों ने ये भी पढ़ लिया, मर्चेंट और स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज में थे वो क्या करते थे, चीपर प्रिंटेड कॉपीज को प्रेफर करते थे। क्यों प्रेफर करते थे उसका भी हम लोगों ने रीजन समझ लिया। आगे बढ़ते, देखो टॉपिक आगे आ रहे हैं, अपन पहले ही पढ़ रहे हैं। बात क्या हो रही है कि हम लोग उसको कॉमन सेंस के अपन लिंक करते जा रहे हैं ना, कि अगर ऐसी चीज होगी तो क्या इंपैक्ट होने वाला है। गेटिंग में? आगे बढ़ते हैं। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब ऑब्वियसली बात है, जब बुक्स मार्केट में फ्लड, देखो क्या हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे रीडिंग हैबिट बढ़ने लगेगी, बुक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो बुक्स की प्रिंटिंग ज्यादा होगी। जैसे जैसे बुक्स की प्रिंटिंग होना स्टार्ट होगी, अब क्या होंगे, वो मार्केट में बिकने के लिए आएंगी, तो हर जगह आसपास की जगह पे क्या होने लग जाते थे, बुक फेयर क्या होने लगते थे, ऑर्गेनाइज होने लगते थे। जो बुक फेयर ऑर्गेनाइज होते थे तो वहां पर यही जो बुक्स होती थी ये क्या होने लगती थी, बिकने लग जाती थी। कौन सी? जो प्रिंटेड बुक्स होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज द न्यू वेज टू मीट द एक्सपांडेड डिमांड। अब क्या होने लगा, देखो यहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे ही अगर बुक्स आ गई, प्रिंटेड बुक्स आ गई, तो हैंड रिटन बुक्स का जमाना खत्म हो गया, हैंड रिटन बुक्स नहीं लोग लेंगे। अब भाई हैंड रिटन भी एक्सपैंड होगा, ठीक है। जब बुक के पढ़ने वाले लोग बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ प्रिंटेड बुक्स बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है हैंड रिटन बुक्स भी बढ़ेगी। तो मार्केट के अंदर क्या होता था, जो स्क्राइब्स हैं उनको हायर किया जाता था। तो अब ज्यादा अब क्या होता था, सिर्फ पहले तो क्या होता था, सिर्फ रिच क्लास लोग स्क्राइब्स को हायर करते थे, और वो उनकी, इसलिए जनरली क्या होता था कि जो किंग्स रहते थे वो क्या करते थे, स्क्राइब्स को हायर करते थे। बोले भाई जैसे अपन इंडिया में सुनते ना अकबरनामा, बाबरनामा, ये जो बने हैं, तो ये क्या उनकी ऑटोबायोग्राफीज होती थी। इन्होंने क्या करा, अपने स्क्राइब्स को हायर करा था और वो इस चीज को लिखते थे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है कि अब ऐसा नहीं हुआ कि स्क्राइब सिर्फ ये वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल लोगों ने एम्प्लॉय करके रखा है। अब ये बुक सेलर्स भी क्या करने लगे, इन्हें एम्प्लॉय करने लगे। धीरे धीरे मार्केट के अंदर तकरीबन 50 बुक सेलर्स ऐसे, तकरीबन 50 स्क्राइब्स एक बुक सेलर के अंडर अब क्या होने लग गए, काम करने लगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना। तो देखो अब ये भाई स्क्राइब का काम है, इसको लिखना है, ठीक है। तो अब क्योंकि लोगों क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं हैंड रिटन भी, ठीक है।
लोग जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो हैंड रिटन डेटा ले रहे हैं, तो उन लोग के लिए कौन सी चीज पॉपुलराइज हो गई, ये वाली। और जो लोग कौन है, जो चीप बुक्स को प्रेफर करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रिंटेड बुक्स। तो दोनों की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अब जब रिच क्लास की डिमांड बढ़ने लगी तो क्या होगा, ये बुक्स को लिखने वालों की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो एक बुक सेलर के पास तकरीबन देखो ऐसे ज्यादा क्या होते थे, स्क्राइब्स को हायर करते थे। ये क्या करते थे, बुक्स को लिखने का काम करते थे। बाय द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई दी, क्यों, अब क्या बता रहे हो लोग, बट जो जो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं, भाई कितना लिखेगा, ठीक है। तो इसी कारण से क्या हुआ, इसके नुकसान देखने को मिले। देखो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस करते थे। इसमें उस चीज को समझना है, ये जो नुकसान है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के, ये तुमको यूरोप वाले पार्ट में भी आया, हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन में भी देखा, और दूसरा जब इंडिया वाला पार्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर का, तब भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो अभी जरा समझो कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के क्या नुकसान होंगे। तो अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चलो यहीं लिख लेते हैं। सबसे पहला नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि सर देख, क्यों एक एक्सपेंसिव होगा, क्यों एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, स्क्राइब्स को हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे स्किल्ड स्क्राइब्स को हायर करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि लिखना भी तो कला है ना, हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। नहीं तो क्या बोलेगा भाई, जैसा वो लिखा है, अनपढ़ अगर व्यक्ति को मैंने हायर कर लिया, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति जिसको लिखते नहीं आता उसको हायर कर, तो मेरा तो पूरा नुकसान कर देगा और वो बिगाड़ देगा। भाई अगर मुझे ऐसा लिखना है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा कि ये ए है या ये बी है। उसको बोला कि भाई ये जैसे डिजाइन दिख रही है वैसी बना दे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ चित्रकला हो जाए, ये और बिगड़ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, मुझे ये स्किल्ड स्क्राइब्स को हायर करना पड़ता था। अब ये जो स्किल्ड होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सस्ते में तो काम करेंगे नहीं, इसीलिए ये क्या होती थी, कॉस्टली होती थी या फिर एक्सपेंसिव होती थी। अब दूसरी बात समझना, जब स्किल्ड एम्प्लॉय जो स्क्राइब्स को हायर कर रहे थे, मतलब इसके अंदर मुझे ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ गई। जब ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो इट इज लेबोरियस। याद रखना, टर्म्स हम लोग पढ़ते पढ़ते ही समझ रहे हैं, ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये लेबोरियस हुई। दूसरे नंबर पे, ये मुझे हाथ से लिखना है, मेरे पास मशीन नहीं कि फटाफट टाइप करूंगा, ठीक है, हाथ से लिखना है, लेबर लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी। गेटिंग में, टाइम कंज्यूमिंग। तो दूसरा पार्ट समझ में आया कि ये टाइम कंज्यूमिंग। पहली चीज मेरे को समझ में आ रही है कि सर ये इसके अंदर मुझे लेबोरियस टास्क है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, स्पीड के अंदर मैं इसके अंदर ज्यादा वर्क नहीं कर सकता हूं। और दूसरा, ये तो एक व्यू देखा मैंने इसका लिखने का। अब लिख के मेरे सामने कॉपी आ गई, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास ये लिख के कॉपी आ गई, तो अब इसको क्या करना, मुझे स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता था। क्यों डिफिकल्ट टास्क होता था, क्योंकि अब ये जो बुक है, ये क्या करता था, तो पाम लीव्स पे लिखता था मैं, ठीक है। ये देखो, ये पाम लीव्स के ऊपर ही बनी हुई है, तो मैं पाम लीव्स पे लिखता था। अब मैंने तुम लोगों को शुरू बताया था, जो हमारे इंडिया के महर्षिज वगैरह होते थे, ये क्या करते थे, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होती थी उसको ट्रांसफर करके जाते थे पूरा जो डेटा है, ठीक है, जो पूरी बुक है इनकी, वो क्योंकि पत्तों पे हम लोग बहुत सारी बुक को तो सहेज के इसलिए नहीं लिख पाए, क्योंकि इनिशियल टाइम में जो बुक्स थी वो पत्तों पे लिखी गई थी। तो पत्ते क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको मैं ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाऊंगा ना। तो उन्होंने यही बताया कि ये फ्रेजाइल होती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल होती थी, और मैं उसको कैरी करके ज्यादा समय तक नहीं ले जा सकता था, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत इसको प्यार से अवेयर के रखना पड़ता था, ठीक है। नहीं तो क्या होंगे, देखो जैसे चूहे ही खा गए बुक को, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, तुम लोग देखोगे तो समझोगे, ठीक है, क्या हुआ है। अब यहाँ पर चूहे किताबों को खा गए। अब चूहे जब किताब को खा गए तो इसको कितना डिफिकल्ट, अब मेरी बात समझना, ये देखो कितना डिफिकल्ट हो रहा है, ये इतनी चीजें यहाँ से गायब हो रही है, यहाँ से इतना पोर्शन ही गायब हो गया, तो पढ़ूंगा क्या, उस पर लिखा क्या है। तो जैसे जैसे बुक छापना एक प्रॉब्लम हो रही थी, लिखना एक प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब उसको सेव करना भी, इसको स्टोर करना भी एक दूसरी प्रॉब्लम होती थी, जिस कारण से ये जो बुक है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसकी जो डिमांड बढ़ तो रही थी, लेकिन इसको कोप अप हम लोग नहीं कर पा रहे थे। और उसको किसने क्या करा, क्या बोल सकते हैं, ओवरटेक करा, प्रिंटेड बुक्स ने। गेटिंग मी, ऐसा नहीं कि आज भी रिटन राइटिंग नहीं होती, आज भी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं होती, आज भी होती है। तुम लोग क्या करते हो, कॉपी के अंदर लिखते ही हो ना, तो राइटिंग वाला सिस्टम अभी भी है, ठीक है। बहुत सारी हैंड रिटन बुक्स आज भी, हमारे मंदिरों में चले जाएंगे तो बहुत सारे ग्रंथ हमको हैंड रिटन ही मिलेंगे, लेकिन अब क्या होता था, उसका परसेंट कम हो गया। बहुत सिलेक्टिव पॉपुलेशन होगी जिनके पास ऐसे इतने पुराने हैंड रिटन ग्रंथ क्या होंगे, अवेरे हुए रखे होंगे, बिकॉज इट इज वेरी फ्रेजाइल और इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर। गेटिंग मी, आगे समझते हैं।
तो इसका जो सर्कुलेशन था देयरफॉर लिमिटेड रहा, क्योंकि भाई उसको बहुत अवेयर, जैसे मेरी जो नानी जी हैं उनके पास जो अपना रामचरितमानस था उसकी एक कॉपी थी जो कि हैंड रिटन थी। अब क्या हुआ, वो इतने डिफिकल्ट थे तो वो अवेयर के रखती थी और उनको भी उनकी मम्मी ने दी थी, तो ऐसे कितनी स्टोर करके, तो उसको हम हर जगह तो नहीं दे सकते ना, वैसे स्टोर करके एक जगह ऐसी जो पूजा ग्रह है वहीं पर रखी हुई है। गेटिंग मी, समझ में आ रहा है बात। और मैं उसको खोलते जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी वो डैमेज होती जाएगी चीजें, इसीलिए वो क्या होती थी, ज्यादा उसका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो लिमिटेड रहा, ठीक है। बट विद ग्रोइंग डिमांड फॉर द बुक्स, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी ये क्या हो गई, ज्यादा पॉपुलर हो गई और यही क्या हो गई, ज्यादा आगे अच्छे तरीके से फैलने लगी, ठीक है। By the early 15th century, wood blocks were being widely used in the Europe to print textiles, playing cards, and the religious picture with a simple brief text. वही चीज जो जिस तरीके से जापान में हुआ, क्योंकि जापान में भी फ्लरिश हो चुकी, जापान में चीज देखने को मिल गई थी। तो अब यहाँ पर भी क्या होने लगा, यहाँ पर भी टेक्सटाइल्स पे देखो, ये देखो यह टेक्सटाइल पे क्या हो रहा है, इस चीज से प्रिंटिंग, और ये इसमें रखा उन्होंने और वुड ब्लॉक से छापा जा रहा है। इसके ऊपर उन्होंने वो डिजाइन जो थी, देखो यहीं पर क्लियर समझो, ये जो डिजाइन, ये जो इसके ऊपर ये पूरी डिजाइनिंग हो रही है, ये क्या रखा है, एक वुड ब्लॉक के ऊपर मतलब क्या बोल सकते हैं अपन उसको, एम्बोज कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वो ऐसा कैसा इंक में डिप करते हैं, जो एक्सेस इंक है वो गिर जाती है, और वो देखो उन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे एक चीज, इसको अगर तुमको एग्जांपल लाइव देखना ना, तो हम जैसे राजस्थान में जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो किले के बाहर वो टैटू बनाने वाले रहते हैं ना, देखा होगा तुमने, नोटिस करा होगा, उनके पास कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग डिजाइन के क्या रखे रहते हैं, कुछ वुड ब्लॉक्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, उसको उनकी पर्टिकुलर इंक रहती है उसमें डिप करते हैं और हाथ पे यहाँ पे टैटू डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने शौक से उसको करवाते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसा देखा तो प्रॉपर मेहंदी की मेहंदी डिजाइन कर देते थे वो हाथ पे। तो यही स्टाइल क्या होती थी ये, अब देखो अब वो कहाँ पर टैटू के फॉर्मेट में अब हम लोग को दिख रही है। तो इस तरीके से पहले उस फॉर्मेट से क्या होती थी, लिखी जाती थी, ठीक है, मतलब प्रिंट की जाती थी। समझ रहे हो ना, आगे समझते हैं। The breakthrough occurred at the Strasbourg, Germany। अब यहां पर क्या ब्रेक थ्रू देखने को मिला, यहां पर जब जोहन गुटेनबर्ग थे, इन्होंने एक मैकेनिकल वे क्रिएट कर दिया प्रिंटिंग का, ठीक है, समझना। यूरोप के अंदर सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि यूरोप में पहुंची, यूरोप में अभी भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चल रही है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अच्छी तरीके से चल रही है। और कहां पर एक चेंज देखने को मिला, जर्मनी के अंदर। जर्मनी में कैसे चेंज मिलना, किसने वो चेंज करा, तो उसका नाम था जोहान गुटेनबर्ग। नंबर अंकल का नंबर, ये हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, जोहान भाई साहब, इनका नाम याद रखना हमको। जोहान भाई साहब ने क्या करा था, ये फर्स्ट इन्होंने नॉन प्रिंटिंग प्रेस 1430 के अंदर, 1430, आई गेस बहुत सारे लोग समझ गए होंगे इस चीज को, तो 1430 याद रख लेना। इसके अंदर सबसे पहली क्या हुई थी, नॉन प्रिंटिंग प्रेस जोहान भाई साहब ने बनाई थी। यहां तक की चीज क्लियर है, जरा देखो। मैंने इसका एक कल्चर तुमको पहले ही जो फर्स्ट हम लोगों ने वीडियो डिस्कस करा था उसके अंदर एक मैंने तुमको मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस दिखाई थी कि किस तरीके से प्रिंटिंग होती थी। ये वही प्रिंटिंग प्रेस है जो जोहान गुटेनबर्ग ने बनाई थी। अब जो जोहान गुटेनबर्ग थी उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे काम करी, किस तरीके से उन्हीं के दिमाग में आइडिया आया कि भाई साहब मुझे ही प्रिंटिंग प्रेस बनानी है, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने याद करवाया था 1430, ठीक है, फटाफट लर्न कर लेना इस चीज को। नाउ द गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट। ये किसके बेटे थे, ये एक मर्चेंट के बेटे थे, और इन्होंने जनरली अपना जो बचपन था वो एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर, मतलब ऑर्किड फार्म्स जो थे वहीं पर इन्होंने अपना जो बचपन था वो बिताया था। अब जब बड़े बड़े एरियाज में इन्होंने देखा ना, तो वहां पर क्या करते थे, जैसे ऑलिव्स हैं, ठीक है, तो ऑलिव्स का ऑलिव ऑयल बनता है, तो किस तरीके से प्रेस होकर ऑलिव से ऑलिव ऑयल बन रहा है, ठीक है, किस तरीके से वाइन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये चीजें उन्होंने देखी थी, ठीक है। और उसके साथ एक गोल्ड स्मिथ भी थी, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये खुद किसके बेटे थे, एक मर्चेंट के बेटे थे जो एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट देखा था, वहां पर इन्होंने नोटिस करा कि भैया प्रेसिंग टेक्नोलॉजी से किस तरीके से ऑलिव से ऑलिव ऑयल बनाती हैं, वाइन्स बनती है, तो ये चीज इन्होंने देखा था। दूसरे नंबर पे ये खुद एक क्या थे, गोल्ड स्मिथ थे, ठीक है। जब गोल्ड स्मिथ होता है, देखना जो सुनार लोग होते हैं इनका क्या कला क्या होती है, ये लोग बहुत बारीकी से काम करना जानते हैं। देखो जो गोल्ड ज्वेलरीज होती है उसमें कितनी बारीकी से नक्काशी की जाती है, गेटिंग मी। तो ये एक खुद एक गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, तो इनके पास दोनों टेक्निक्स थी, ठीक है। इसी कारण से इन्होंने फर्दर आगे अपने दिमाग को यूज करके वो मशीन बनाई है। समझना, आगे बताते हैं।
इन्होंने क्या देखा है, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस देखा है बचपन से, किस तरीके से वाइन और ऑलिव्स में से उनको बताया किस तरीके से प्रेसिंग से ये बनाते थे, तो इन्होंने बचपन से नोटिस। सब्सिक्वेंटली लर्न आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। क्या बता रहा था मैं तुम लोग को, ये क्या थे, गोल्ड स्मिथ। तो ये क्या करते थे, मास्टर गोल्ड स्मिथ। ये क्या करते थे, अपन इन्होंने बिल्कुल स्टोन्स को पॉलिश करना, बारीकी से जो काम करना होता है ये इन्होंने सीख लिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई साहब मार्केट में चल क्या रहा है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चल रही है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है कि एक लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर कुछ नक्काशी करके कुछ वो उन्होंने वर्ड लिख रखा है उसके ऊपर, और उसकी मदद से क्या करते हैं, ये प्रिंटिंग होती है। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं कोई ऐसी मशीन तैयार किया जाए जो ऑटोमेटिक ये काम करे। तो उन्होंने दिमाग लगाया। तो इन्होंने क्या करा, अपने उस दिमाग को यूज करके, जो इनका गोल्डस्मिथ वाला जो बारीकी वाला काम होता है ना, उसको देख के इन्होंने क्या कर दिया, मोल्ड्स क्रिएट कर दिए, जो जिसमें क्या होता था, जैसे ये देखो, ये मोल्ड्स क्रिएट कर दिए, ये लेटर्स क्रिएट कर दिए। अब जब लेटर्स क्रिएट हो गए तो उन्होंने सेपरेट लेटर्स क्रिएट कर दिए और एक प्लेट पे लगा दिया। अब क्या होगा, जब ये लेटर्स बन गए और इन्होंने टेक्निक कौन सी देख रखी है, प्रेसिंग वाली टेक्निक देख रखी है, तो अब तुम्हें दिमाग लगा रहे होंगे क्या हुआ होगा। अब उनको जो भी चीज प्रिंट करना है तो वो एक बड़ी सी इनकी मशीन होगी, उसके ऊपर जो लेटर्स होंगे वो एम्बोर्ज होंगे, नीचे कुछ पेपर लगा होगा, जो जो लेटर को डालना है वो कुछ टेक्निक से क्या हो रहा होगा, उस पर प्रिंट हो रहा होगा। तो प्रॉपरली यहाँ पर मशीन में क्या हो रहा होगा, वो प्रिंटिंग हो गई होगी। तो इस तरीके से पहली मशीनाइज्ड या मैकेनाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएट की गई। कहां पर, जर्मनी में। किसने, जोहान गुटेनबर्ग ने। कब, गुटेनबर्ग ने कब, 1430। गेटिंग में। चलो आगे बढ़ते हैं। दी ऑलिव प्रोस प्रोवाइडेड दी मॉडल फॉर दी प्रिंटिंग प्रेस। कहां से इनको पता चला, वही जो ऑलिव से कि कैसे प्रेस करके हमको तेल निकालना है, तो वहीं उन्होंने क्या करा, ये कास्टिंग बनाई और उस मशीन के थ्रू इन्होंने क्या करा, प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया क्रिएट करा। दिख रहा है, देखो ये रही वो प्रिंटिंग प्रेस, यहां पर वो दिख रहा है और यहां पर वो देखो, यहां पर वो इंक होगी, ठीक है। समझो कैसे वे हो गई, यहां पर वो प्रेस हो रहा है, यहां पर कुछ होगा, ये एक जगह है, यहां पर कुछ लेटर्स दे रखे होंगे या यहां पर इंक लगी होगी और वो नीचे प्रिंट होकर बाहर आ रहा होगा। फटाफट अब कुछ करना क्या, इजी टास्क। तो इस तरीके से क्या हुआ, मशीन क्रिएट हो गई कास्टिंग के लिए। अब जरा देखते हैं आगे। सबसे पहली जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में बुक प्रिंट हुई थी उसका नाम था बाइबल, ठीक है। लर्न करना है हम लोगों ने तीन सबसे पहली चीजें लर्न करी है। सबसे पहली बुक, सबसे पहली जापानीज बुक और सबसे पहली प्रिंटेड बुक जो मशीन के थ्रू हुई थी। ये तीनों बुक्स हम लोग ने डिस्कस करी है। दो के तुम लोग नाम मुझे कमेंट में बताओगे और तीसरी का नाम मैंने तुमको यहां पर बताया कि जो गुटेनबर्ग ने प्रिंट करी थी वो 1448 के अंदर, ठीक है, बाइबल प्रिंट करी थी, ठीक है। ये देखो बाइबल दिख रही है और इस समय पे 180 कॉपीज जो है वो प्रिंट हुई थी 3 साल के आगे है ना। वो 3 साल के पीरियड के अंदर, जब 3 साल के पीरियड में समझो तो लग रहा है कि सर 180 कॉपीज 3 साल में, एक साल के अंदर तो 60 कॉपीज प्रिंट हुई है। लेकिन स्टिल अगर एवरेज देख रहे हो तो 60 होती है ना, लेकिन स्टिल उस टाइम की स्पीड से बहुत फास्ट थी, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी मोटी किताब लिखना, देखो अगर मैं बाइबल, देखो कितनी मोटी किताब है ये, इतनी मोटी किताब मुझे अगर लिखना है तो उसके ऊपर लिखने में कितना टाइम जाएगा। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है और ये भी प्रिंटिंग टूल से हो रही है, तो मेरे को बहुत फास्ट स्पीड में मिल गया, ठीक है, उस समय के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. क्या हो रहा है समझना, तुम लोग को अगर पिक्चर नेक्स्ट में आता है, देखो एक सेकेंड, हाँ एक और चीज वापस चलेंगे अपन। देखो जो नया टेक्नोलॉजी, जो टूल इन्होंने बनाया है, इससे पूरा जो एंटायर सिस्टम अभी हाथ से प्रिंटिंग हो रहा था वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हाथ से प्रिंटिंग कहीं जगह हो रही है और एक कॉम्बिनेशन भी क्रिएट हो रहा है कि भाई जो मशीन से प्रिंट हो रहा है उसके साथ साथ भी हैंड प्रिंटिंग की जरूरत पड़ रही है। देखो यहाँ पर भी वही बताया है, हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये देखो, ये मशीन के थ्रू इतना लिख दिया, यहाँ काम इतना मशीन से हो गया और ये इतनी स्पेसेस क्या हो चुकी है, खाली छोड़ दी थी, ठीक है। ये जो इतनी स्पेसेस खाली छूटी थी, यहाँ पर क्या हो गया, देखो तुमको डिजाइन दिख रही है ना, तो ये जो डिजाइन है ये मशीन ने नहीं करी है, ये जो डिजाइन है ये हाथ से की गई। तो अभी भी क्या हो रहा है, ये जो पुराना तरीका है वो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। देखते हैं जरा,
ये हम लोगों ने देखा कि ये नहीं हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट द प्रिंटेड बुक्स वाज फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द अपीयरेंस एंड द लेआउट। आगे देखते हैं अब इसकी क्या लिमिटेशन थी समझना। जो मेटल लेटर्स हैं, ठीक है, वो या जो भी जिस भी तरीके से मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये एक सिंपल, इनके पास सिलेक्टिव ही चीजें थी। मैंने ए से लेके जेड तक लिख दिया तो मेरे पास ये 26 लेटर्स हो गए। तो ये 26 लेटर्स मेरे पास सिलेक्टिव स्टाइल के अंदर ही होंगे, ठीक है। अगर मेरे को और चित्रकला करनी है तो मुझे और फर्दर डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, कुछ अगर मान लो इमेज को बनाना चाहता हूँ, तो वो इस चीज से नहीं हो रहा था, बिकॉज वो और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसीलिए यहाँ पर क्या था कि हैंड रिटन जो स्टाइल था वो अभी भी मार्केट में प्रिवेल कर रहा था, ठीक है। देखो बॉर्डर्स को क्या बताया गया, मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन करता, बॉर्डर्स अभी भी क्या करती थी, खाली छोड़ दी जाती थी। और यहाँ पर हैंड रिटन स्टाइल्स में या बाय हैंड से क्या किया जाता था, इसको प्रॉपर डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। And the books printed for the rich space for the decoration was kept blank on the printed page. It is okay? आगे समझते हैं। ये देखो, ये भी जो मेरे को बुक के कवर्स होते थे या जहां पर भी मुझे बुक के जो फ्रंट पेजेस, जनरली देखो हम लोग बुक ओपन करते हैं तो बुक का क्रिएटिव कवर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर आगे 2-3 अच्छे क्रिएटिव पेजेस होते हैं। तो ये जो पेजेस होते हैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता था। रिच के लिए तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर छोड़ दी थी, लेकिन जो नॉर्मल बुक्स होती थी उसके अंदर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता था। और यहाँ पर अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग कंटेंट क्रिएट के जो हैंड रिटन होते थे, जिसके थ्रू क्या होता था, जिस व्यक्ति को जिस कवर की बुक पसंद आ रही है, जो डिस्प्ले हो रहा है, जैसे हर कवर के अंदर अपना अलग कंटेंट होगा। मेरी हिस्ट्री की बुक होगी तो उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बना होगा। मेरी ज्योग्राफी की बुक होगी तो उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो उससे मैं अंदर समझ भी पाता था कि कंटेंट क्या होगा, और इस तरीके से ये और भी पॉपुलराइज होता गया। In the 100 years between 1450 to 1550, printing presses were set up in the most of the countries of Europe. अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जर्मनी में ही हुआ है। अब जर्मनी से भी दूसरे पार्ट्स ऑफ द, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फैलता जाएगा, तो जर्मनी से भी अब दूसरे पार्ट्स ऑफ द यूरोप के अंदर क्या हो गया, ये प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल, जो गुटेनबर्ग का मॉडल था, ये पॉपुलराइज होता गया और ये फैलता गया। प्रिंटर्स फॉर जर्मनी ट्रेवल्ड टू द कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट दी न्यू प्रेसेस। अब यहाँ पर इन्होंने लोगों को बताया ट्रेवल करे और नई जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो वहाँ पर क्रिएट करी। The second half of the 15th century saw 20 million copies of the printed books flooded the market of Europe. अब क्या हो रहा है देखो, अभी हम लोगों ने बोला जर्मनी के पार्ट्स में भी फैल गई, इवन यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अब क्या हो गई, ये प्रिंटिंग प्रेस आ गई है। तो सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी अब क्या हो रहा है, जो मार्केट के अंदर पूरी बाढ़ आ गई है किताबों की। इट्स फ्लडेड विद द बुक्स, जो प्रिंटेड बुक्स होती है, कुछ 20 मिलियन किताबें हैं मार्केट के अंदर आ चुकी थी।